जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड इसको केंद्रक अम्ल भी कहा जाता है। और इसको केंद्रक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, यह जो हमको मिलता है, यह पदार्थ हमको जो मिलता है वो हमें कोशिका के केंद्रक में मिलता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोशिका के लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर कोशिका के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसको न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम देखते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो सजीवों का शरीर होता है वह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर होता है वह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन असंख्य कोशिकाओं में से हम अगर एक कोशिका को निकालें और उस एक कोशिका के हम सारे पार्ट को हटा के उसके केवल केंद्रक को देखें, तो उस केंद्रक को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। और उस न्यूक्लियस को अगर हम खोल के देखें तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? गुणसूत्र देखने को मिलता है। और जब हम इस गुणसूत्र को भी और खींचते हैं, जब हमने इस गुणसूत्र को और खींचा तो हमें कुछ धागे नुमा संरचना देखने को मिली, जिसको क्या कहा गया दोस्तों? इसी धागे नुमा संरचना को डीएनए कहा गया। और फिर बाद में जब हमने इस डीएनए को और खींचा तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला, कुछ इस प्रकार का सेगमेंट देखने को मिला, और इसी सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जीन किसका हिस्सा है? डीएनए का हिस्सा है। और जो डीएनए होता है वह किसका हिस्सा है? गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का हिस्सा है। और जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं वह किसका हिस्सा है? कोशिका के केंद्रक का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, जो डीएनए होता है वह हमें 3 जगहों पर मिलता है। पहला तो यह कोशिका के केंद्रक में मिलता है, और इसके साथ ही साथ यह जो डीएनए होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये डीएनए आखिर होता क्या है। दोस्तों, जो डीएनए होता है उस डीएनए में आनुवांशिक जानकारियां होती है। अब आप बोलेंगे कि आनुवांशिक जानकारी क्या होती है? तो दोस्तों, क्या होता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो किसी को तो ये जानकारी होना चाहिए कि आँख कहाँ पर होगी, हाथ कहाँ पर होंगे, उंगलियां कितनी होगी, पैरों की उंगलियां कितनी होगी, बाल कैसे होंगे, नाक कैसी होगी। तो यह जो जानकारी जिसके पास यह सारी जानकारियां होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए और किस तरीके की होना चाहिए, तो ये जो सारी जानकारियां होती है वह किस में होती है? डीएनए में होती है। किस में होती है? डीएनए में होती है। और इसी जानकारी के आधार पर हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इस डीएनए में कुछ जानकारियां क्या होती है? गलत चली जाती है। जैसे कि हमने कभी कभी देखा होगा कि किसी के हाथों में 6 उंगलियां हो, एक उंगली एक्स्ट्रा निकल के आ जाती है। हमने कभी कभी किसी के पैरों में देखा होगा कि कुछ उंगलियां ज़्यादा निकल के आ जाती है। कभी कभी हमने देखा कि किसी की पूंछ निकल जा रही है। तो ये क्या होता है? कभी भी इस प्रकार की हमको जब डिफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उसको बोला जाता है डीएनए डिफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए डिफेक्ट। क्योंकि उस डीएनए में कुछ गलत जानकारी होने के कारण वो इस तरीके के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, होता क्या है कि जो जो जानकारी डीएनए में होती है, जो जानकारी जीन में होती है, वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। जैसे कि दोस्तों, मैं अभी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ,
तो यह जो जानकारी है, इस बायोलॉजी का जो ज्ञान है, वो मुझे कहाँ पर है, वह जो जानकारी, वो जो ज्ञान है, वो मेरे मस्तिष्क में है। सोचो, अगर यह जो जानकारी होती है वह मेरी कोशिका के माध्यम से मेरे क्रोमोसोम में चले जाती, और क्रोमोसोम के माध्यम से वह डीएनए और जीन में अगर वह जानकारी चले जाती, तो मेरी जो अगली पीढ़ी होती उसके अंदर बायो का ज्ञान पैदा होते से ही होता। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि डीएनए किसको बोलते हैं। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें आनुवांशिक जानकारियां होती है। आगे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और डीएनए के स्ट्रक्चर में हम जानेंगे कि उस डीएनए में कौन कौन से घटक होते हैं, और वो डीएनए जो होता है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि डीएनए, जीन और क्रोमोसोम के बारे में समझ में आया। अब हम देखते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि डीएनए क्या होता है। एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है। अब हम देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की जो खोज है वह 1869 में फ्रेडरिच मेस्पर ने की थी, और फ्रेडरिच मेस्पर ने इसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लियन नाम दिया था। न्यूक्लियन नाम क्यों दिया था, क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में मिला था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियन नाम दिया। फिर उसके बाद में 1953 में दोस्तों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक आए, और उन्होंने डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की। द्विकुंडली संरचना से तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वह कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिलता है। अगर यह एक ही साइड की होती, ये केवल इस साइड की होती है, तो इसको सिंगल हेलिक्स बोलते हैं, एकल कुंडली बोलते हैं। लेकिन यह इस साइड भी है और यह इस साइड भी है, तो इसको क्या बोला जाता है, द्विकुंडली संरचना बोला जाता है। आगे हम डीएनए के स्ट्रक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो जो पूरा का पूरा डीएनए होता है, अगर हम इस पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, सारे के सारे चीजों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इस डीएनए की जो ये बाहर की संरचना होती है, इस बाहर की संरचना जो होती है यह सुगर और फास्फेट की बनी हुई होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, हेलिक्स कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है। तो यह कितनी है, संख्या में कितनी है, एक ये है और एक ये है। तो इसलिए जो डीएनए की जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, डबल हेलिक्स ऑफ सुगर एंड फास्फेट की संरचना होती है। द्विकुंडलित संरचना डीएनए की होती है। इसके जो अंदर ये मटेरियल जो पाया जाता है, इसके अंदर जो ये पदार्थ पाया जाता है, इसको इनको नाइट्रोजन क्षार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन क्षार बोला जाता है। ठीक है। और इन नाइट्रोजन क्षार में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, एक होता है एडेनिन होता है, एक होता है थायमिन, और एक होता है ग्वानिन, और एक होता है साइटोसिन। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यह जो कुंडली जहां पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको क्रोमेटिन कहा जाता है, जहां पर ये कुंडलियां मिलती है। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह 3 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जिसमें जो पहला होता है वो होता है नाइट्रोजन क्षार, मतलब नाइट्रोजन बेस। दूसरा होता है पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। तो पहले हम नाइट्रोजन क्षार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन क्षार होता है, उसमें नाइट्रोजन क्षार में पहला जो भाग होता है उसको प्यूरिन बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको पायरेडिमिन बोला जाता है। अब इस प्यूरिन में भी हमको 2 चीज़ें मिलती है। उसका जो पहला होता है वो होता है एडेनिन होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है ग्वानिन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जो अगला भाग होता है नाइट्रोजन क्षार का वह होता है पायरेडिमिन होता है, और पायरेडिमिन में भी 2 चीज़ें होती है। पहला होता है साइटोसिन, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है थायमिन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब हम इन नाइट्रोजन क्षार का जो सीक्वेंस होता है कि यह किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है कि जो एडेनिन होता है, मतलब जो एडेनिन होता है वह किससे मिलता है, थायमिन से मिलता है, और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन से मिलता है। दोस्तों प्रत्येक मानव में जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वह एक मानव में जिस प्रकार का सीक्वेंस मिलता है डीएनए का, उस प्रकार का सीक्वेंस किसी अन्य मानव में हमको दिखाई नहीं देता है।
मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। इसी आधार पर हम बच्चे के माता पिता की भी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इस थाइमिन की जगह पर अगर हम यूरेसिल का यूज़ कर लें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, आरएनए का बन जाएगा। और अगर यूरेसिल की जगह यहाँ पर थाइमिन रहता है तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका रहेगा दोस्तों, तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पे थाइमिन लगाया तो ये डीएनए रहेगा, और अगर हमने थाइमिन की जगह पर यूरेसिल लगा दिया तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और डीएनए वाली कंडीशन में अभी हमने समझा कि एडेनिन और थाइमिन और जो ग्वानिन और साइटोसिन जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो एडेनिन होता है वह थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो यह तो हो गई डीएनए वाली कंडीशन कि जब यहाँ पर थाइमिन हो, लेकिन अगर यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाए तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आरएनए का हो जाएगा। और तब यहाँ पर सीक्वेंसिंग क्या होगी दोस्तों, तो जो एडेनिन होगा, यहाँ पर जो एडेनिन होगा वह यूरेसिल के साथ में जुड़ेगा, और जो ग्वानिन होता है वह तो साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन यूरेसिल के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन क्षार के बारे में आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन क्षार में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरेडिमिन। प्यूरिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। पायरेडिमिन में दो चीज़ें होती है, साइटोसिन और थाइमिन। अगर थाइमिन है तो यह डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, और अगर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा दोस्तों, आरएनए का हो जाएगा। अब हम देखते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, पेंटोस शुगर के बारे में। तो दोस्तों पेंटोस शुगर में भी दो चीज़ें होगी। अगर आरएनए का स्ट्रक्चर है तो इसमें कौन सी शुगर होगी, तो इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर होगी। और अगर यही स्ट्रक्चर आरएनए का हो जाता है तो उसमें कौन सी शुगर होती है, राइबो शुगर होती है। और एक जो भाग होता है न्यूक्लियोटाइड का वो होता है फास्फेट ग्रुप। तो दोस्तों अभी हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, और डीएनए में हम क्या चीज़ को चेंज करेंगे। जैसे डीएनए में अगर हम थाइमिन को हटा दें और अगर वहाँ पर यूरेसिल लगा दें तो वह आरएनए बन जाता है। अब हम आते हैं आरएनए पर, और अब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए क्या होता है। दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या है कि आरएनए एक आनुवंशिक पहचान से प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से डीएनए के पास आनुवंशिक जानकारियां होती है, उसी जानकारी का यूज करके आरएनए क्या करता है, उससे प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। आगे हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए किस प्रकार से बना, और आरएनए से हम प्रोटीन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह किस प्रकार का होता है। तो जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वह सिंगल हेलिक्स होता है। तो ये देखिए ये एक ही कुंडली है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी संरचना किस प्रकार की हो गई, एकल कुंडली की संरचना हो गई। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिंगल हेलिक्स ऑफ शुगर एंड फास्फेट। मतलब कि जो ये हेलिक्स है एकल हेलिक्स है, और जो ये हेलिक्स होती है किसकी बनी हुई होती है, हमने पीछे भी डिस्कस किया। यह जो हेलिक्स होती है यह शुगर और फास्फेट से मिलकर बनी हुई होती है। दोस्तों आरएनए में अभी हमने पीछे ही देखा कि डीएनए में हमको क्या चेंज करना पड़ेगा कि हमको आरएनए मिल जाएगा। तो दोस्तों हम अगर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल का उपयोग कर लेते हैं तो वह जो स्ट्रक्चर होता है वह किसका हो जाएगा, वह हो जाएगा आरएनए का हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो वही रहेगी, साइटोसिन भी वही रहेगा, ग्वानिन भी वही रहेगा, और एडेनिन भी वही रहेगा। हमने इसका सीक्वेंस भी देखा था कि जो एडेनिन होता है वह यूरेसिल से जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वह किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ेगा। अब हम देखते हैं आरएनए के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो जो आरएनए होता है दोस्तों वह कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के पास में होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक प्रोटीन बनाने में हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारा जो शरीर है वह 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण कर लेता है। मतलब इन 10 प्रकार के अमीनो अम्लों को बाहर से लेना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों
जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वह हमें हमारा शरीर निर्माण नहीं कर पाता है, उनको हमें बाहर से लेना होता है। तो इसलिए इन 10 प्रकार के अमीनो अम्ल को क्या कहा जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल। और जिन 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर कर लेता है उनको क्या कहा जाता है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनको अनावश्यक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्हें शरीर खुद बना लेता है। और इन 10 प्रकार के अमीनो अम्लों को आवश्यक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका जो निर्माण है वह शरीर नहीं कर पाता है, इन्हें हमें बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। जिस प्रकार से हम दूध खाते हैं, जिस प्रकार से हम दाल खाते हैं, दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, दाल में, अंडे में और उसके बाद दूध में, तो इनसे हम क्या करते हैं? अमीनो अम्ल ग्रहण करते हैं, राइबोसोम तक पहुंचा देते हैं उनको, और फिर राइबोसोम क्या कर लेता है? उनसे प्रोटीन बना लेता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आरएनए में? तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार में सबसे जो पहला होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए होता है। दोस्तों यह एमआरएनए क्या करता है? अमीनो अम्ल की क्या करता है? पहचान करता है। जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या करता है? उसमें से जो 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होंगे, उन 10 प्रकार के अमीनो अम्लों की क्या करता है? पहचान करता है, और पहचान कर कर अपने पास में यहाँ पर रख लेता है। दोस्तों अब क्या होगा कि अगर यह एमआरएनए ही, मैसेंजर आरएनए ही इन अमीनो अम्लों को यहाँ से लेकर जाएगा और राइबोसोम के पास देने जाएगा, तो यहाँ पर तो फिर पहचान करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें जो भी अमीनो अम्ल होंगे वो तो यहाँ से निकलते चले जाएंगे, अगर ये एमआरएनए यहाँ से चले जाएगा तो। दोस्तों होता क्या है कि जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, यह ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? इस मैसेंजर आरएनए से जो इसने पहचान की है अमीनो अम्ल की, उस पहचान किए गए अमीनो अम्लों को ट्रांसफर आरएनए अपने पास लेता है और यहाँ से लेकर जाता है, और किसके पास लेकर चले जाता है? आरएनए के पास लेकर चले जाता है, राइबोस आरएनए के पास लेकर चले जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों? यह आरएनए या राइबोस आरएनए यहाँ पर क्या, ये राइबोसोम के पास में पहुंच गए, तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्माण हो जाएगा। फिर इस प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि में कर लिया जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि किस प्रकार से एमआरएनए अमीनो अम्ल की पहचान करता है, फिर टीआरएनए उस अमीनो अम्ल को राइबोस आरएनए तक लेकर जाता है, और राइबोस आरएनए उससे क्या कर लेता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, और वही प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर को डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए होता है तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स का होता है, द्विकुंडली संरचना होती है, और आरएनए की जो संरचना होती है वह सिंगल हेलिक्स की होती है, मतलब कि एकल कुंडली की संरचना होती है। जो डीएनए होता है उसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती है, आनुवांशिक जानकारी होती है, और आरएनए क्या करता है? उस आनुवांशिक जानकारी से प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उस न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन और थाइमिन होता है। और उसी प्रकार से जो आरएनए होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उसमें होता है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डीएनए भी पढ़ लिया है और आरएनए को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कि डीएनए से आरएनए किस प्रकार से बनता है, और आरएनए से प्रोटीन किस प्रकार से बनता है, और इस जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो डीएनए होता है वह क्या करता है? अपनी ही फोटोकॉपी बनाने की इसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। तो जब डीएनए अपनी ही फोटोकॉपी बनाएगा, क्या करेगा? अपनी ही फोटोकॉपी बना के रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन, प्रतिकृति कहा जाता है। अब डीएनए से आरएनए अब डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो थाइमिन होता है उस थाइमिन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? यूरेसिल यूज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आरएनए अगर हमारे पास है तो उससे हम डीएनए बना सकते हैं।
तो सोचिए क्या करना पड़ेगा हमको कि वापस इस यूरेसिल की जगह पर हम क्या कर देंगे, थायमिन कर देंगे, तो वापस से वो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिससे आरएनए से डीएनए बनेगा, उसको क्या कहा जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब आरएनए तो बन गया, अब आरएनए के बाद में क्या होता है दोस्तों, उस जो भी हमें जानकारी मिली उससे हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपांतरण या स्थानांतरण कहा जाता है। दोस्तों एक बार जब प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो हम वापस से आरएनए को क्या कर सकते हैं, वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वापस का एरो नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हमने एक बार जब आरएनए से प्रोटीन बना लिया तो हम वापस प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कि डीएनए आखिरकार होता क्या है और आरएनए क्या होता है और प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।